नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बातों का जिक्र किया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर चर्चा हो रही है और 24 में किस तरह से बीजेपी का गेम प्लान रहेगा उसकी एक झलक देखने को मिल रही है। पहला जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कही है वो ये कही है कि 18 से 25 साल के युवाओं ने पिछली सरकार के कुशासन को नहीं देखा है और ऐसे में इस पीढ़ी को नहीं पता है कि पहले की सरकारों ने किस तरह से कदाचार और जो गलत काम है वो किए हैं। ऐसे में इन्हें बताना है जाकर, इनसे मिलिए जाकर, इनको साधिए जाकर। पहली बात तो ये कही है और दूसरी बात मुसलमानों को लेकर कही है जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। वो ये कहा है कि सभी धर्मों के कमज़ोर तबके तक पहुँचना है। बोहरा पसमानदा समाज के मुस्लिम जो हैं समाज के लोग हैं, हमें सरकार की नीतियाँ उन तक पहुँचानी है, यानी कि उनको भी साधने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ संदेश दे दिया है। नए वोट बैंक की क्या तलाश इसके जरिए की जा रही है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, एक तो 18 से 25 और दूसरा ये बोहरा समाज और ये पसमानदा मुस्लिम्स जो हैं इनको साधने की कोशिश, नए वोट बैंक को खोजने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है। यूपी के चुनाव हुए, जनवरी में प्रचार चल रहा था और उस वक्त उत्तर प्रदेश में भाषणों में मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम दूसरे लोगों के ये आया था कि 80-20 का मैच है। हाँ। तो 80-20 अभी 5-6 महीने पहले या 8 महीने 10 महीने पहले, और वही योगी जी वहां बैठे थे उस कार्यकारिणी की बैठक, उस बैठक में जहां ये भाषण हो रहा था। और वहां पर तो प्रधानमंत्री ने 80-20 की बात नहीं कही। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अलग बात कह दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स के पास भी जाइए और भले वो वोट न दे लेकिन आप उनसे बात करिए, उन समाज के पास भी जाइए जिनसे आपको वोट नहीं मिलने की उम्मीद है। देखिए कि कितना बड़ा चेंज आ गया। 360 डिग्री 180 डिग्री का चेंज। बीजेपी की जो राजनीतिक धुरी है वो जिस पर घूमती है उस चक्री से ही पलट गई है। वो 80-20 की बात हो रही थी और वो ज्यादा नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव को अभी साल नहीं बीते हैं। हाँ। और 2024 के लिए आपको जाना है बोहरा समाज, पसमानदा समाज और यानी कि मुस्लिम समाज के पास भी जाना है। ये बड़ा स्पष्ट संदेश वहां बैठे लोगों को दे दिया गया और प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया। मतलब उनसे बड़ा कोई नेता तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी में आज की तारीख में। उन्होंने अगर ये बात कही है, सबों को जाना है। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे और अपने वोट बैंक को उस तरह से संजोते थे, उनको ये बड़ा स्पष्ट संदेश दिया गया। और दूसरी बात ये है कि 18 से 25, अब ये तो वो वर्ग है जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। युवाओं की बात है, हमेशा युवा साथ रहे भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट भी दिया। ये दावा भी भारतीय जनता पार्टी का रहा है। और जिस तरह से वोट आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसमें तो लगा भी यही कि प्रधानमंत्री की जो पर्सनालिटी है उसे प्रभावित होकर के युवा जो है वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। तो फिर विशेष करके 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं को ही फोकस करने के लिए क्यों कहा गया? एक चीज़ और कि मान लीजिए जब 2014 में कोई 19 साल का रहा हो या 18 साल का रहा हो, वो 25-26 साल का हो गया होगा, उसको नौकरी के लेकर अगर गुस्सा है, सरकार को उसने वोट दिया 2014 की बात, मतलब 8 साल पहले वोट दिया और अब वो नौकरी के उसको नौकरी नहीं मिल पाई। मान लीजिए उसने बहुत सारी तैयारियां की, उसको नौकरी अगर सरकारी नहीं मिल पाई तो फिर वो गुस्सा तो होगा। शायद उसी गुस्से को शांत करने के लिए ये जो नए वोटर्स आ रहे हैं, जिनको शायद उस बात का अंदाज़ा नहीं है क्योंकि वो उस टाइम पे छोटे रहे होंगे, 12 साल के, 11 साल के, 13 साल के, तो उनसे ये रिकवरी करेंगे जो इधर नहीं मिल पाने की वजह से गुस्सा है। तो ये जो नए वोटर्स आएंगे वो उनकी जगह ले नहीं, शायद इन मौजूदा वोटर्स में भी जो 18 से 25 है, 18 मिनिमम कट ऑफ होता है वोट देने का। 25 साल का आज वही युवा है जो जब मौजूदा सरकार
की शुरुआत हुई थी तो वो 15 साल का रहा होगा। जब 24 में वोट पड़ेगा तो उस वक्त वो 15 साल का रहेगा, 15 साल का रहा होगा। 10 साल ये सरकार चली तो 25। कोई आदमी अगर मान लीजिए कि 18 साल का रहा होगा तो वो 28 साल का 24 में जब वोट होगा तो वो ऐसे लोगों को हटा दिया है ना। अब तो उन लोगों को ही हटा दिया है, कहा है कि 18 से 25 वालों को, या जो जिन लोगों को अब कोई व्यक्ति मान लीजिए 12 साल का रहा होगा, उसमें जोड़ दीजिए 10 साल तो 22 साल का वो हो गया। कोई व्यक्ति 10 साल का रहा होगा, वो आज वोटर है, 20 साल का हो गया है। ये वो आयु वर्ग है जिसकी अपनी जरूरतें हैं और सबसे बड़ी जरूरत रोजगार है। और रोजगार के फ्रंट पर चाहने के बावजूद ये सरकार फेलियर है, ऐसा एक नैरेटिव क्रिएट हुआ है। रोजगार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। CMI के लगातार आंकड़े आते हैं, वो हर बार कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, मुफलिसी महंगाई की वजह से बढ़ रही है। तो ये जो बेरोजगारी और महंगाई का मिला जुला जो सम्मिश्रण है, ये इस आयु वर्ग को परेशान कर रहा है। इस आयु वर्ग में जो व्यक्ति है उसे नौकरी भी चाहिए, उसे अपने ही पैसों में आराम की जिंदगी चाहिए जितना वो कमा पा रहा है। तो बहुत से युवा हैं जो कोरोना की मार झेल गए, जिनकी नौकरियां चली गई। बहुत से युवा हैं जो नौकरियां गई हैं वो वापस नहीं मिली हैं। नया युवाओं का वर्ग तैयार हो गया है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, उसे बहुत सा काम नहीं मिल पा रहा है। अगर काम मिल रहा है तो वो पेमेंट नहीं मिल रही है, मार्केट में पैसा नहीं है, ये बता दिया जाता है। तो इसकी जो नाराजगी है ना, ये मुश्किलों का सबब न बने, उनके पास जाना है बीजेपी को। मोदी जी ये कह रहे हैं, उनके पास जाइए और बताइए कि भले ही आप मौजूदा मुश्किलों से दो चार हैं, लेकिन जो 2014 के पहले का काल था वो इससे भी बुरा था। उसमें भ्रष्टाचार था, उसमें कदाचार था, उसमें सब कुछ ऐसा था जो कि अभी से बुरा है। यानी कि अभी भी कंपैरिजन होंगे, इस सरकार में कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, इस बात से ज्यादा कंपैरिजन होंगे कि उनकी सरकार में तो और भी हालात बदतर थे। देखिए ये बताया जाएगा। कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्ष में अगर है तो उसकी एक वजह यह भी है कि उसके पास इतिहास है। जैसे मान लीजिए अरविंद केजरीवाल, उनको किस बात पर आप पकड़ेंगे? उनके पास तो कोई नेहरू, कोई इंदिरा, कोई राजीव तो नहीं है ना। सही है। तो ये राजनीति का एक स्ट्रैटेजी होता है। जैसे राजीव जी की एक बात हमेशा बोली जाती है कि उन्होंने कहा था कि 100 पैसे भेजता हूं तो 15 पैसे ही पहुंचते हैं। अगर उन्होंने ये बोला ही नहीं होता तो फिर असंख्य कांग्रेस विरोधियों के भाषणों में ये जो लाइन आती है कहां से आती? तो जिनका इतिहास है उन्हीं के बारे में बोला जा सकता है। तो जहां इतिहास है वहां तो तुलना होगी ही। इतिहास तो अब भी बन गया। 8 साल किसी सरकार के, अब चुनाव जाते जाते ये तो मौजूदा इतिहास है। 10 साल काफी होते हैं किसी को जज करने के लिए। जिन्होंने बोलना है वो तो बोलेंगे ही। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन आप अगर 60 की परिस्थितियां देखें या 52 में जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए, उनकी तस्वीर, उस टाइम के मुद्दे अलग थे। आज के मुद्दे, और जब नेहरू कुर्सी पर बैठे प्रधानमंत्री की, तो उस टाइम के मुद्दे अलग थे। ये समझना तो होगा कम से कम। और आज के मुद्दों में बहुत फर्क है। आज देश के अंदर बहुत सारी चीजें बन रही हैं, उस टाइम पे कुछ नहीं बनता था। तो आज के मुद्दे और उन टाइम के उस वक्त के मुद्दों में फर्क रहा है। तो आज प्रधानमंत्री लेकिन फिर भी उसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि पिछली सरकारों का जो कुशासन था उसको जाकर बताइए इन युवाओं को जिनको नहीं पता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में किया था। जब हमारी यहाँ सरकार बनी तो हमने कहा था कि हमें ये अधिकार नहीं मिलता है। आप देखिए अंग्रेजों को, हमने यही बोल के तो आज़ादी ली थी। तो हम हमेशा ये बोलते हैं, ये हमारे नेचर में है, हम बोलेंगे ही। हम बोलते हैं कि आप पिछले रेजिम में ये नहीं हुआ था, हम आपको वो दे रहे हैं। ये तरीका है बोलने का। अब ये जज जनता को करना है। ये जो विस्डम है, ये जो सूझबूझ है, ये जनता की है कि जनता कैसे जज करती है इन चीज़ों को। जब मुझे याद है कि जब पेट्रोल का दाम उस वक्त 70-72 होने लग गया था मनमोहन सिंह के काल में, तो ये उदाहरण दिया जा रहा था कि आप सोचिए कि कहाँ पहुँच गया पेट्रोल का दाम। आज हो सकता है ज़्यादा हो गया है।
तो लोगों को वो याद ना हो, लेकिन उस वक्त उतने ही पेट्रोल के दाम को बहुत ज्यादा मान करके सरकार को घेरा जा रहा था। ये तो अभी की बात है। बिल्कुल। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, आज वो 81-82 पर है, उस वक्त वो 70-71 वैसे हो गया था, तो बहुत ज्यादा, उनसे भी कम, तो भी बहुत ज्यादा नाराजगी व्यक्त की गई थी विपक्ष के द्वारा। तब भारतीय जनता पार्टी थे विपक्ष, और सबसे बड़ा उदाहरण तो गैस के सिलेंडर की कीमत है, जिसको लेकर के जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, उसको लेकर के आज घेरा भी जाता है सरकार को। तो हमेशा मौजूदा काल की तुलना बीते काल से की जाती है, और ये अभी विपक्ष भी कर रहा है। जब वो सिलेंडर के बारे में बोलता है कि देखिए स्मृति ईरानी जी कैसे नाराज हो रही थी, आज देखिए 1100 हो गया तो वो चुप है, तो अपने तरीके से विपक्ष भी वही काम कर रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो वर्ग है 18 से 25 वाला, ये सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है, और सोशल मीडिया पे हर किसी की कमी है। मतलब हर किसी ने कुछ भी अगर गलत कर रखा है तो कहीं ना कहीं आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। हर इंसान के सामने चली जाती हैं वो चीज़ें। तो ये वर्ग है, इसके सामने भी जाएंगी कि उस टाइम की महंगाई, इस टाइम की महंगाई। तो नेताओं के लिए आसान नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री ने भले कह दिया है कि उनके पास जाइए, उनको समझाइए, कुशासन समझाइए, लेकिन जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो कहीं ना कहीं उनको समझा पाना आसान काम नहीं होगा। हिमांशु, ये उन पे छोड़िए, 18 से 25 वाले तय करें अपना कि उन्हें क्या करना है। भाई उनके पास अपील आ रही है, वो रोजगार जैसी समस्याओं से परेशान भी हैं, पर उसमें से एक बड़ा वर्ग हमेशा से बीजेपी का सपोर्ट करते आया है, ये भी हकीकत है। तो ये उनको तय करना है। मेरी नजर इस बात पे जा रही है कि 80-20 से मामला 18-25 पे आ गया। हाँ, ये ड्रास्टिक चेंज, ये एक बदलाव है जो कि प्रधानमंत्री मोदी, सब कहते हैं कि राजनीति के वो बहुत बारीक पारखी हैं, वो बारीक राजनीति को समझ लेते हैं, और ये तब होता है, इस तरह के चेंजेस तब होते हैं जब सत्ताधारी दल जो होते हैं वो विपक्षी पार्टियों से नहीं डरते हैं, वो जनता की आंखों में कुछ देखने लग जाते हैं। जब आमने सामने की लड़ाई विपक्ष से, विपक्ष तो आज देखिए खंडित है, जनता को मतलब नहीं है। खम्मम में एक मीटिंग चल रही है, पठानकोट में दूसरी चल रही है। खम्मम में जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस को नहीं बुलाया गया, कांग्रेस ने जो जम्मू में करा उसने केसीआर को नहीं बुलाया, केसीआर ने नीतीश कुमार को नहीं बुलाया। उनसे मिलने गए थे, आपको याद होगा, पटना गए मिलने के लिए, बैठाया बाकायदा। हाँ, और उस मुलाकात में पता नहीं नाराजगी क्या हुई, अच्छा हुआ बुरा हुआ, तो नीतीश कुमार को केसीआर ने नहीं बुलाया। तो ये विपक्ष तो विखंडित है। तो पहले की अगर परिस्थिति होगी तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मुश्किल नहीं है लड़ाई, यही लोग बोल रहे हैं, पर उन्होंने शायद कुछ भांपा है। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने ये भी भांप लिया है कि कुछ लोग हैं जो बिखरने वाले हैं, कुछ लोग जो उनका वोटर है वो बिखरने वाला, इसलिए नए वोट बैंक की तैयारी या फिर उसे साधने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इतनी जल्दी में तो नया वोट बैंक बनता नहीं है, जो है उसे समेटो। नहीं, तेलंगाना में जिस तरह से शुरुआती दौर में तेलंगाना में जो एक बैठक हुई उसमें पसमानदा का जिक्र किया, और उन्होंने अभी 6 महीने पहले की बात है, 3 जुलाई 2022 को ये बैठक हुई थी। उस वक्त उन्होंने स्नेह यात्रा निकालने की बात कही थी तेलंगाना से। ये उनकी नजर लगातार बनी हुई है। देखिए, मुफलिसी, गरीबी, ये अपने आप में बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे हैं, और आप इस बात को समझ लीजिए कि बहुत साइलेंट पॉलिटिकल चेंज लाती है महंगाई। इस देश के इतिहास में भी ये दर्ज है कि जब भी दिक्कतें शुरू होती हैं आम रोजमर्रा की जिंदगी में, तो वो राजनीतिक बदलाव का रूप लेती है। और ये पहले भी हुआ है। इमरजेंसी के वक्त केवल इंदिरा जी से नाराजगी ही नहीं थी, वो जो माचिस की डिबिया होती थी वो भी गिन के दिया जाता था लोगों को कि आपको इतना ही खर्च करना है। ये परिस्थिति थी, हमारे पास माचिस की डिबिया सीमित थी। युद्ध में आपने पूरा खर्च कर दिया था, पाकिस्तान के साथ 71-72 का युद्ध आपको खर्च करना पड़ा था। नतीजा ये हुआ था कि बजट संकुचित हो गया था। तो एक माचिस भी जो है हमें बड़े सोच समझ के खर्च करना है, ये स्थिति में हमारा देश था। जो केरोसिन ऑयल होता है, किरासन का तेल, वो भी बहुत लिमिटेड मिलता था, उससे इतनी बिजली नहीं थी उस टाइम में, तो उससे
रोशनी की जाती थी। और लोग बताते हैं कि जब खाना पीना हो जाता था तो उसे धीमा कर दिया जाता था ताकि खर्च ज्यादा ना हो। तो ऐसी स्थिति जब हो जाती है उसके बाद राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है। उसके बाद किसी दल को लड़ने की जरूरत नहीं होती है विपक्ष से। विपक्ष तो तब भी छिन्न भिन्न था, जनता पार्टी बनी पर उसमें कोई ऐसा चेहरा सामने थोड़ी था। मोरारजी देसाई की बात तो बाद में आई, तो बस लड़ गए, सब लोग लड़ गए। और देखिए कि इंदिरा जी का ही चुनाव भारी पड़ गया था। तो ऐसे में ये जो एक भाव है भारत की राजनीति में शुरू से कि जब कभी भी इस तरह की दिक्कतें आती हैं जहां आम आदमी खुद परेशान महसूस करने लगे, उस वक्त विपक्ष से लड़ाई नहीं होती। तो आम जनता को ये महसूस ही कहाँ होने दिया जा रहा है। सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, ये देखिए मोदी जी ने ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ तो अच्छा बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाके उनको समझाइए भी, तो अगर वो समझा ले जाएंगे तो पॉलिटिकल कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हम और आप देख रहे हैं स्थिति क्या है। स्थिति ये है कि पेट्रोल महंगा मिल रहा है, स्थिति ये है कि जो गैस है वो महंगी मिल रही है। ये है तो असल में है, लेकिन आदमी पर इसका इफेक्ट ना हो, वोटर्स पे इसका इफेक्ट ना हो, इस मामले को पूरा सुलझा लेने में बीजेपी कहीं ना काफी हद तक, क्योंकि राज्यों में भी चुनाव हुए हैं, सफल रही है। इसका उदाहरण है मैं गुजरात में था, वहां मैं जो आप कह रहे हैं मैं लोगों की जुबान से सुन रहा था। गुजरात तो ताजा उदाहरण है ये। और उन्होंने कहा कि कहाँ है महंगाई, पेट्रोल के दाम अगर 100 रुपए हैं तो क्या पगार नहीं बढ़ा है, क्या आमदनी नहीं बढ़ी है, क्या महीने में सैलरी जो मिला करती थी वो नहीं बढ़ी है। लॉजिक देखिए। तो वहां के लोगों को कन्विंस किया गया था, अब कहा जा रहा है देश के लोगों को कन्विंस करिए। ये वो जो पैटर्न वहां चला गया था, उसी पैटर्न को, गुजरात मॉडल को देश में लागू करना है। बताइए कि क्या क्या हुआ है इस देश में, क्या क्या हुआ है, वो अच्छी चीजें भी बताइए। देखिए सरकारें जब काम करती हैं तो 4 अच्छी चीजें भी होती हैं। आप विपक्ष में रहेंगे तो बुरी चीजों को फोकस करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा नेगेटिव भी हो जाता है सरकार का। पहले जब कांग्रेस की थी तो उसका नेगेटिव आ जाया करता था, अब बीजेपी की सरकार है तो इसका नेगेटिव आने लगा है। तो ये नैरेटिव को काउंटर करना जिम्मेदारी किसकी है? जिस तरह से काउंटर किया गया गुजरात में, उस तरह से पूरे देश में काउंटर करना पड़ेगा। गुजरात में काउंटर किया तो नतीजे देख लीजिए, और पूरे देश में काउंटर करेंगे तो ही आप जीतेंगे। उन्होंने एक लाइन और कह दी हिमांशु, उन्होंने कहा इस गफलत में न रहिएगा कि मोदी आएंगे और जीत जाएंगे। उन्होंने जो भावी कैंडिडेट्स हैं उनको ये बात कह दी, और बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन की तरह वो बात कर रहे थे, अपने ही बारे में खुद कह रहे हैं। ये न सोचिएगा इस बार ऐसा नहीं है कि मैं आऊंगा और आप जीत जाएंगे, उससे भी ज्यादा कुछ जरूरत पड़ने वाली है। इसीलिए ये बयान दिया गया कि कुछ लोग जो पिक्चरों को लेकर, फिल्मों को लेकर जो बयानबाजी करते हैं वो ना करें। नरोत्तम मिश्रा जी वहीं पर बैठे हुए थे, तो उनका कहा जाता है मुंह उतर गया। यहाँ दूसरी पंक्ति में ही ऊपर में बैठे थे वो, और उनके सामने ये बात कह दी गई। और बात कह दी गई, आप सोचिए कि 80-20 नहीं चलेगा। अब पठान मूवी पर रिएक्शन देकर के कोई लाभ नहीं होने वाला है। वहां योगी जी भी बैठे हुए थे, तो इसीलिए 80-20 नहीं, आप मुसलमानों के पास जाइए। और हो सकता है कि मैंने सुना मुस्लिम ग्रुप्स बोल रहे थे कि अगर वो हमें गरीबी और गुर्बत से निकालने के लिए योजनाएं देते हैं, हमारी मांगों को मानते हैं, तो हम भी उनका इस्तकबाल करेंगे, हम भी उनका स्वागत करेंगे। तो जो गरीबी होती है वो थोड़ी ना ये देखती है। अच्छा, क्या आप एक और पैटर्न देख रहे हैं कि राज्यों में चुनाव होते हैं तो हिंदू मुस्लिम हो जाता है, लेकिन जब केंद्र का चुनाव होता है तो फिर हिंदू मुस्लिम होने नहीं दिया जाता है, और कहीं ना कहीं वो जो ध्रुवीकरण है उसमें बताने की ये कोशिश की जाती है कि हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं और मोदी जी सबके साथ में हैं। वो 3 तलाक का मुद्दा हो या फिर तमाम मुस्लिम से जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे रहे इस देश के अंदर, उन सारों को एकजुट करके अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक चालाक पॉलिटिशियन जो होता है, सफल पॉलिटिशियन, वो समय के अनुसार मुद्दे तय करता है, कोई स्थायी टेम्पलेट नहीं होता है। 17 का चुनाव यूपी का था, 16 में डिमोनेटाइजेशन आया, 2016 में डिमोनेटाइजेशन ने जो सबसे प्रभावी दल थे जो सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी जो वहां पर बड़े दल के रूप में थी,
उन्होंने जितने भी पैसे चुनाव लड़ने के लिए जमा करके रखे थे, कहते हैं कि वो तो रातों रात जो है बेकार हो गए, क्योंकि पैसे बदलने की भी एक सीमा थी। बिल्कुल। तो वो तो बेकार हो गए। जब आपके पास अर्थव्यवस्था की ताकत नहीं रहेगी तो आप चुनाव भी तरीके से नहीं लड़ पाएंगे। मुद्दा चुना गया, बड़े बड़े लोग सड़कों पर लाइन पे खड़े हैं, गरीब कर दिए गए, बहुत पॉपुलैरिटी मिली, चुनाव जीत गए वो। कहीं कहीं 80-20 चला, बुलडोजर चला, चुनाव जीत गए। कहीं ये बात चली कि कहाँ है गरीबी, कहाँ है गुर्बत, कहाँ है पेट्रोल के दाम, आपकी आमदनी बढ़ी है, वहाँ चुनाव जीत गए। देखिए, मुद्दे चुने उसे जहाँ से मिलती हो जीत, और यही कॉन्शियसली रिकॉग्नाइज करना पॉलिटिशियन का काम होता है। अब मोदी जी को ये समझ में शायद बात आ गई है कि 80-20 वाला जो एंगल है वो राष्ट्रीय चुनाव में नहीं चलेगा, जनरल इलेक्शन में नहीं चलेगा, आम चुनाव के लिए अलग फॉर्मूला चाहिए। उन्होंने अपनी एक अलग छवि बना रखी है, सबका साथ, सबका विश्वास। भले ही योगी आदित्यनाथ जो हैं वो इस बारे में बड़े मतलब क्या कहूँ फेमस हैं कि वो हिंदुओं के बड़े वो हैं, हिंदुओं को हमेशा आगे रखते हैं, वो बहुत बड़े। नहीं, मोदी जी से बड़े नहीं है। हाँ, वही मोदी जी हिंदू मैस्कॉट में आज के तारीख में भी सबसे बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का है इस देश में। और वही अगर मुस्लिम्स की बात करने लगे, उनके प्रति थोड़ा सा संवेदन, तो आप देखिए कि बदलते हुई राजनीति और ये जो कैंपेन चल रहा है विपक्ष का, उसमें आंशिक रूप से शायद सफलता मिली है, क्योंकि 40-45% वोट बैंक, तो उधर 55-60% वोट बैंक, और अगर गोलबंदी हो जाती है तो फिर जनता ये नहीं देखती है कि सपा से कौन लड़ रहा है, कौन कांग्रेस से लड़ रहा है, वो कोई एक व्यक्ति जो होता है सत्ता के खिलाफ खड़ा, उसे समर्थन दे आती है। ऐसा पूर्व में हमारे देश में हुआ है। स्थापित शक्तियां 400 सीटों पर थे राजीव गांधी, और 200 सीट नहीं पहुंच पाए थे अगले ही चुनाव में, उन्हें हराया इस देश की जनता ने। उस वक्त की किसी भी दल में इतनी ताकत नहीं थी। 84 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मात्र 2 सीट लेकर आई थी, तो वो 89 में कैसे हरा देती राजीव गांधी को, लेकिन हराया गया। 89 में 1989 के इलेक्शंस में हराया गया, उनको हराया गया। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जो वीपी सिंह ने बनाई मिल गए और हरा दिया गया। कहाँ 202 सीटें थी, कहाँ वो 89 सीटें पहुंच गए, 89 2 से। तो ये तो इस देश की जनता, बस लड़ाई देखिए, मुझे जो लगता है कि प्रधानमंत्री की एक कोशिश है कि लड़ाई जनता से ना हो, लड़ाई राजनीतिक दलों से हो। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे इस तरह से उछल जाएं कि लोग नाराज हो जाएं, और लोग अगर नाराज होते हैं तो वोट पे असर, तो फिर बहुत ज्यादा असर हो जाएगा। राजनीतिक दलों से आज की तारीख में कोई राजनीतिक दल नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है। मिलके भी हरा सकते हैं कि नहीं, इस पर भी बहस है, मिलेंगे कि नहीं, इस पर भी बहस है। तो अगर सिर्फ ये देखिए कि राजनीतिक दल बनाम राजनीतिक दल है, तब तो बहुत आसान जीत हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की। अभी विखंडित विपक्ष है, लेकिन अगर लड़ाई मुद्दों से हो जाती है, जनता के मुद्दों से हो जाती है, तभी तो राहुल गांधी जो है मुद्दे लेकर चल रहे हैं, महंगाई, और इसीलिए उन्होंने दल का नाम नहीं लिया, भारत के झंडे का सहारा लिया, भारत का झंडा और मुद्दों का सहारा लिया। लेकिन वो साध पाते हैं नहीं साध पाते हैं वो अलग बात है। लेकिन 2 चीज़ों का जो जिक्र किया है, एक मुस्लिम्स का जिक्र किया है और एक युवा जो 18 से 25 साल के, उनका जिक्र किया है। उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इनको साधने में कामयाब रहेगी, अपनी बात बता पाने में कामयाब रहेगी, और अगर कामयाब होती है तो क्या असर उसका 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? अगर आप समझते हैं इस चीज़ को तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।